नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आने वाले 3 दिनों में ठंड को लेकर एक अहम घोषणा की गई है कि ठंड में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार के पारे में गिरावट से ठंड में और बढ़ोतरी होगी। रविवार को 2 जनवरी को प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी गिरावट आ सकती है। शनिवार को नववर्ष के पहले ही दिन रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहा है। साथ ही तापमान में कमी के कारण दोपहर को हल्की धूप भी अच्छे लगने लगी है। साथ ही रात में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिलता है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कोहरे का भी असर इस वक्त शाम देखा जा सकता है। विशेषकर आउटर क्षेत्रों में कोहरा रहेगा। शनिवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। प्रदेश भर में अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम जारी है, जिसकी वजह से घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है और अलाव का सहारा लोग इस वक्त ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, हाल ही में हुई बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में अब लोगों की समस्या बढ़ गई है और ठंड का प्रकोप भी लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो पारा भी अब गिरता जा रहा है। और ताज़ा तस्वीरें क्या कुछ है वहां पर, क्या हालात हैं, जानने के लिए जुड़े हैं हमारे संवाददाता पप्पू यादव। उनके पास चलते हैं। पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। आपकी कॉल को पप्पू यादव से दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो प्रदेश है वहां पर सर्दी का जो सितम है देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा घना हो चुका है और इसकी वजह से लोग हाथ तापने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ विजिबिलिटी के चलते हादसों को लेकर भी प्रशासन जो है सतर्क नजर आ रहा है। क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर सरकार का क्या कुछ रवैया है या क्या कुछ तैयारियां या व्यवस्थाएं की गई हैं, उस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आने वाले दिनों में जो अनुमान जताया जा रहा है कि ठंड का सितम और भी ज्यादा बढ़ सकता है और जो पारा है और गिर सकता है, इस पर जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, इसके लिए बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल जो अलर्ट जारी किया गया है, अगले 3 दिनों में पारा और गिरने की संभावना जताई गई। छत्तीसगढ़ में इस वक्त ठंड लगातार बढ़ रही है और नए साल पर ठंड का सितम देखने को मिला है। लगातार 2 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड इसी तरह जारी रहेगी और उसके बाद मौसम में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो पप्पू यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे, ठंड को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं? पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी, लगातार जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में जो ठंड का कारण काफी बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर लोग ठंड के कारण काफी देर से निकल रहे हैं। यहाँ पर ठंड के कोहराम भी छाया हुआ है। लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर जो गाय के खेड़े हैं वहाँ पर लोग काफी मात्रा में आ रहे हैं और ठंड यहाँ काफी मात्रा में देखने को भी मिल रहा है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अगर अलाव को लेकर बात की जाए तो अलाव एक बहुत बड़ा सहारा होता है लोगों का सर्दी के मौसम में, खासतौर पे वो लोग जो फुटपाथ पर रह रहे हैं या जो है टपरी पर रहते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं? जी, लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर जारी है, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा अभी ठंड की व्यवस्था के लिए जो फुटपाथ पर रहते हैं ऐसे लोगों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। परंतु ऐसे कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता है समाज के लिए, उनके द्वारा लगातार जो फुटपाथ पर रहते हैं ऐसे लोगों को गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। जी, रैन बसेरों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे पप्पू यादव कि रैन बसेरों में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो ठंड का कहर जारी है, उस हिसाब से रैन बसेरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और प्रशासन रैन बसेरों के लिए भी किसी
व्यवस्था नहीं की। जो समाज सेवी है, ऐसे लोगों द्वारा रंग बसोरों के लिए गर्म कपड़े व खाना भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी, तो गर्म कपड़ों के बारे में जैसे कि आपने कहा कि गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है, तो कितने बड़े स्तर पर ये किया जा रहा है या फिर कितनी देर में किया जा रहा है, कितने अंतराल के बीच में किया जा रहा है? लगातार जिस प्रकार से ठंड का उस हिसाब से समाज सेवी द्वारा जहाँ जहाँ पर उसका पता चल रहा है, किसी फोन के माध्यम से, किसी कॉन्टेक्ट के नंबर के माध्यम से पता चल रहा है कि यहाँ जो ठंड काफी मात्रा में यहाँ पर जो रैन बसेरे उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उस हिसाब से उनके द्वारा कपड़ों और खाने की व्यवस्था की जा रही है। जी, पप्पू यादव, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, लगातार मौसम में जो है जो देखा जा रहा है कि सर्दी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में भी अनुमान यही जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी पारा और गिरेगा। इसको लेकर लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है या क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं इस वक्त जो वो देख रहे हैं? जी, अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड का कहर जारी है, उस हिसाब से लोगों में काफी डर भी बना हुआ है। और जहाँ जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ठंड है, सुबह सुबह देखा जाए तो लगातार कोहरे का बाहर देखने को मिलता है। ऐसे में लोग काफी कम मात्रा में बाहर निकलते हैं और जब धूप निकलते हैं तभी यहाँ लोग मार्केट में आते हैं और मार्केट भी पूरा नजारा रहा है ठंड के कारण। जी, पप्पू यादव, हम जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति और क्या कुछ ठंड बनी हुई है? कोहरे को लेकर जो बात की जाए तो कोहरे का क्या कुछ वहां पर प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार कोहरे भी काफी मात्रा में, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज्यादातर कोहरे ज्यादा छाए हुए हैं। वहाँ पर क्या है, मॉर्निंग को सड़कें नजर नहीं रही, प्रशासन ने वहाँ अलर्ट जारी कर दिया है और आवागमन में प्रतिबंध काफी जगह लगा दिया गया। जी, और इसी के साथ ही स्ट्रीट लाइट्स को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो ठीक से काम कर रही हैं और ट्रैफिक पुलिस की भूमिका भी इन दिनों काफी अहम हो जाती है कोहरे को देखते हुए, तो उसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि सड़क पे दुर्घटना ना हो सके, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपने द्वारा जो ठंड से बचाने के लिए रोकने के लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ठंड के कारण कोहराम मचा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था भी कई है, लेकिन कई जगह प्रशासन के द्वारा लापरवाही भी बरती जा रही है, जिसके कारण दुर्घटना कई जगह स्थानों पर देखने को मिल रहा है। जी, चलिए पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि सरकार की तरफ से भी लगातार ठंड को देखते हुए तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ ही लोगों को कपड़े भी वितरित किए जा रहे हैं। रैन बसेरों को लेकर व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश वहां पर लगातार बनी हुई है और साथ ही आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करने के बाद से ही प्रशासन की तरफ से भी लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था और कपड़े वितरण करने का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर अब सामने आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात मान ली है और नए साल के पहले ही दिन प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश के साथ ही सीएम ने कहा है कि तीसरी लहर का मुकाबला जनसहयोग से करना होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, तभी कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना अनुकूल व्यवहार करना जरूरी है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील यहां पर की गई है। साथ ही सीएम ने कहा है कि सरकार हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आम लोग सहयोग नहीं करेंगे कोरोना से मुकाबला संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने अपने एक वीडियो संदेश में प्रदेश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2022 में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को और आगे बढ़ाना है। नए साल में नए संकल्प और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। तो वहीं महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित किए गए धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में कालीचरण के खिलाफ रविवार को यह मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब कालीचरण की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के बीच घमासान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यह राज्यों की पुलिस के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अगर कालीचरण को नोटिस देते तो वो पेश हो जाते। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमारा डीजी छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुख से अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति दर्ज कराई है। बघेल ने कहा है कि कई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, बल्कि बघेल ने पूछा है कि नरोत्तम मिश्रा महात्मा गांधी को गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई से वो खुश हैं या दुखी। बघेल ने यह भी कहा कि सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ये बताएं कि महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई से वो खुश है या नहीं, और दूसरी बात यह कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, निहित नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की गई है। ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। साथ ही कालीचरण महाराज के परिवारजनों और वकील को सूचित भी कर दिया है। 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था। जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। जो गलत है हम उसको गलत को गलत कह रहे हैं। रात के 3 बजे के सन्नाटे में किसी नक्सली को नहीं उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। थाने को सूचना दे के उठा लेते, गिरफ्तारी के बाद थाने को सूचना दे देते। मुझे तरीके पे आपत्ति है कि हमारी संविधान की जो संघीय भावना है उसको आहत करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए भूपेश जी। भूपेश जी कह रहे हैं कि मतलब नियम के तहत हुई गिरफ्तारी। कैसे आप बता दें, हम दोनों तो 2 दल हैं, आप बता दें नियम से कैसे हुई है। कैसे बिना सूचना दिए मतलब कोई पुलिस के नाम से फिर तो कहीं भी घुस जाएगा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देगा। ऊहापोह की स्थिति। वहीं सुकमा में नववर्ष के पहले ही दिन सुकमा पुलिस को नक्सल मोर्चे पर सफलता मिली है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग और सरकार की पुनर्वास नीति तथा नक्सल उन्मूलन पूना नरकोम अभियान से प्रभावित 44 नक्सलियों ने सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इन नक्सलियों में 9 महिलाएं शामिल हैं और इनमें एक महिला नक्सली पर छत्तीसगढ़ सरकार से 2 लाख का इनाम भी घोषित है। सुकमा जिले में पूना नारकोम अभियान के तहत पुलिस ने अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का प्रचार और प्रसार किया। इससे प्रभावित होकर ही आज नए साल के पहले ही दिन नवीन कैंप करीगुड़म में 44 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया है कि नए साल के पहले ही दिन ग्राम कुरीगुड़म में 300 से 350 की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने समाज की मुख्य धारा से भटक कर प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े सदस्यों को कैंप कुरीगुड़म पहुंचा दिया है। नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और ये नक्सली संगठन में रहकर चिंता गुफा, चितलनार, भेजी क्षेत्र में कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। ऐसे में एसपी ने यह भी बताया है कि क्षेत्र में किए जा रहे नवीन कैंपों की स्थापना से स्थानीय लोगों में खुशियों का माहौल है। इधर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और ग्रामीणों के साथ ही पुलिस कैंप में अधिकारियों ने भोजन भी किया है। सुकमा एसपी ने बताया है कि समर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति की सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। बलरामपुर में जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लुरंगी में हाथियों ने उत्पात मचा दिया है। हाथियों ने 7 घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रह रहे लोगों को किसी तरह से उन्होंने जान बचाई। रामचंद्रपुर विकासखंड झारखंड से लगा हुआ एक सीमावर्ती क्षेत्र है और वन विभाग के अनुसार घरों को तोड़ने के बाद 2 हाथी कन्हड़ नदी को पार करके झारखंड की तरफ चले गए। जंगली हाथियों ने अचानक ही हमला करके 8 घरों को तोड़ दिया और घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाथियों ने घरों के खपरेल छप्पर को भारी पहुंचाया नुकसान और इसी बीच ग्रामीणों ने बताया है कि 2 हाथियों ने घरों को तोड़ने के बाद कन्हड़ नदी पार कर ली और झारखंड की सीमा में प्रवेश कर गए। बलरामपुर के डीएफओ लक्ष्मण सिंह और रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के रेंजर संतोष पांडे मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही वन विभाग की एक टीम भी रही और वन विभाग ने क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया। साथ ही नुकसान के जायजे को लेकर मुआवजे का आश्वासन भी दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर में जिले के रामानुजगंज में वन विभाग की मनाही के बाद भी लोगों ने साल के पहले ही दिन अपनी जान को जोखिम में डाला है। बड़ी संख्या में पलटन घाट
गुरु संधू जैसे पिकनिक स्पॉट पर बेधड़क पहुंचे लोग और इधर इलाके में हाथियों के दल को पहुंचने के लिए और लोगों से सतर्कता बरतने की ओर वन विभाग और प्रशासन ने पहले से ही चेतावनी जारी की थी। रामानुजगंज हाथी प्रभावित क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाने की प्रशासन ने अनाउंसमेंट भी की थी। ऐसे में ग्राम पंचायत भीतरचोरा में 28 दिसंबर को हाथियों ने देवशरण पंडो नाम के युवक को बेरहमी से मार डाला था। बीती रात को लुरगी गांव में हाथियों ने 7 घरों को तोड़कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। अब बलरामपुर में रामानुजगंज क्षेत्र में पिछले 5 से 6 दिनों के बीच हाथियों का दल घूम रहा है और जगह जगह उत्पात भी मचा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों को पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन नए साल में लोगों ने प्रशासन की सभी चेतावनियों को मानो दरकिनार कर दिया है। और बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज के रिंग रोड छठ घाट शासकीय महाविद्यालय परिसर आदि का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह पहुंचे, जहां उनके साथ ही बलरामपुर के डीएम कुंदन कुमार और एसपी रामकृष्ण साहू भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्य और यहां की आम जनता से जुड़ी समस्याओं की भी जानकारी ली। रामानुजगंज के रिंग रोड में रात के समय अधिक अंधेरा होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसकी वजह से काफी समय से यहां के लोगों के द्वारा रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट की मांग की जा रही थी। विधायक और कलेक्टर ने रामानुजगंज के रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश नगर पंचायत के अधिकारियों को दे दिए। इसके साथ ही विधायक बृहस्पति सिंह ने नगर दौरा के बीच शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के लिए जांच दल गठित कर सर्वे के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। विधायक ने यह भी कहा कि शासकीय भूमि के अवैध कब्जे पर रोक लगाई जाए, साथ ही लंबे समय से निवासरत मजदूर और गरीब तबके के काबिज लोगों के लिए अन्यत्र व्यवस्था की जाए। अवैध रूप से शासकीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि के संचालन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और कोरोना के नए वेरिएंट ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। तेजी के साथ ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़ने लगे हैं। हालांकि कई राज्यों ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रतिबंध का भी सहारा लिया, पर क्या सिर्फ प्रतिबंध से ओमिक्रॉन पर लग सकेगी लगाम? आखिर कैसे बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण, देखिए ये रिपोर्ट। मास्क, जेब में सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी, कोरोना काल में यही सब जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। पर कोरोना के गिरते आंकड़ों के साथ तमाम सावधानियों को दरकिनार कर दिया गया और आज हालात ये हो चले हैं कि फिर एक बार कोरोना का कहर साफ नजर आने लगा है। एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की भयावह यादें ताजा होने लगी हैं। जब हर तरफ मातम था, शमशान के बाहर मीलों लंबी लाइन थी और अस्पताल में दम तोड़ते अपने थे और बेलगाम कोरोना संक्रमण मौजूदा समय में कोरोना का एक नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर चुका है और आज भारत में भी ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कहा यह जा सकता है कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले खांसते या छींकते वक्त शरीर से बाहर आए ड्रॉपलेट से ही संक्रमण फैल रहा था, लेकिन अब सांस का एक हल्का सा झोंका भी इंसानों को संक्रमित करने के लिए काफी है। एक एक्सपर्ट ने ओमिक्रॉन से दुनिया को संभल कर रहने की चेतावनी दे डाली है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के आगे बढ़ने की रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में तकरीबन 90% मामलों के लिए अकेले ओमिक्रॉन जिम्मेदार है और जल्दी ही ये डेल्टा वेरिएंट से आगे निकल जाएगा। कई स्टडीज में ओमिक्रॉन से हल्के लक्षण होने का दावा किया गया है। यूके की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम अन्य वेरिएंट की तुलना में 50 से 70% तक कम है।
तो वहीं ओमिक्रॉन से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट कोविड वैक्सीन का बूस्टर शॉट देने की भी सिफारिश कर रहे हैं, जिसे बेहद कारगर बताया जा रहा है। डॉक्टर पीटर ने एक निजी चैनल के माध्यम से कहा कि ओमिक्रॉन को बहुत ज्यादा सकारात्मक बताया गया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुशनसीब थे कि शुरुआत में वायरस अत्यधिक संक्रामक नहीं था। हमने इस वायरस को कई चरणों में म्यूटेट होते देखा है। अब वायरस इतना संक्रमण फैलता जा रहा है, ये संक्रमित इंसान की सांस के एक झोंके से भी फैल सकता है और कोई भी व्यक्ति आसानी से इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसे में लोगों को पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बता दें आपको कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के कारण तेजी से फैलते संक्रमण के चलते लगातार लोगों को आगाह करने का काम किया जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों में से करीब 46% मामले अकेले ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन ज्यादा गंभीर नहीं है और इसमें लक्षण भी बहुत हल्के हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिन में केस डबल हो रहे हैं और जो नए केस मिल रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं। संख्या बड़ी है और लेकिन इससे हम निपट सकते हैं। बहरहाल ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत सरकार तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। साथ ही अब बच्चों को भी केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी तेजी के साथ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें आरएन न्यूज के साथ।